हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फेवरेट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 हेलो वल्केन एंड हेलो वरीन का लेक्चर नंबर 5। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन, यानी हम यहां पर क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो ठीक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की उल्टी होती है। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है उसमें एक न्यूक्लियोफाइल जाके दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक यहां पर यह है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल जाके दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा। अब न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानते हैं? तो वो नेगेटिव होते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे पहचानते हैं? कि वो पॉजिटिव होते हैं। तो ये तो ऑलरेडी हमने क्लास 11 में डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि कितनी तरह की हमें यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़नी है। तो बेसिक हमें कुछ 5 तरह की रिएक्शंस यहां पर डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं पहली, हेलोजनेशन। अब हेलोजनेशन में हमें लेना है क्लोरोबेंजीन। क्या लेना है? क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन में हम ऐड करेंगे Cl2। क्लोरोबेंजीन में हम ऐड करेंगे Cl2 क्योंकि हेलोजनेशन है, तो हेलोजनेशन में ऑफकोर्स हेलोजन ऐड करेंगे। तो मैंने ऐड किया है Cl2, वो भी in the presence of anhydrous FeCl3। अब यहां पर एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? तो यहां पर एनहाइड्रस का मतलब होता है सूखा, यानी ड्राई। क्लोरोबेंजीन में आपको ऐड करना है Cl2 यानी हेलोजन ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। अब यहां पर क्लास 11 में ऑलरेडी हमने इसके मैकेनिज्म को डिस्कस कर रखा है। अब यहां पर फिर से तो मैकेनिज्म पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे 12th सिलेबस में नहीं है। तो हम यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ने के लिए एक पैटर्न सीखेंगे। अब पैटर्न ये है कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक मारेगा ऑर्थो और पैरा पे। कहां अटैक मारेगा? ऑर्थो और पैरा पे। और ऑर्थो और पैरा पे जो ऑलरेडी प्रेजेंट हाइड्रोजन है, जो न्यू इलेक्ट्रोफाइल है, वो क्या करेगा? उनको वहां जाके सब्स्टिट्यूट कर देगा। अब इतनी भारी बातें साइड में छोड़ के इसका जो पैटर्न है वो सीखते हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है वो पहले डिस्कस करते हैं। यहां पर जो ये Cl2 है, ये जो Cl2 है ये ब्रेक हो जाएगा Cl+ और Cl- में। और जो इसमें ये Cl+ है ये यहां पर काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, यानी ये है वो जो जाके वहां पर अटैक मारेगा। और अटैक कहां मारेगा? ऑर्थो और पैरा पे। अब ऑर्थो और पैरा पे जाके अटैक मारेगा तो वहां जाके जुड़ जाएगा। तो आपको ये कहना है कि जो Cl है एक बार जाएगा ऑर्थो पे और एक बार जाएगा पैरा पे। अब ये रही हमारी ऑर्थो पोजीशन, तो एक बार Cl आ गया ऑर्थो पे, एक बार Cl आ गया पैरा पे। बस यही इसका फाइनल आंसर है। और बीच में आएगा प्लस, क्योंकि दो तरह के कंपाउंड बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर दो कंपाउंड नहीं बन रहे, एक्चुअली बोल सकते हैं यहाँ पर दो तरह के कंपाउंड बन रहे हैं, यानी यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑर्थो की भी है और पॉसिबिलिटी पैरा की भी है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें बने हैं उसके हमको यहाँ पर नाम भी लिखने हैं। तो चलो अगर पहले प्रोडक्ट की बात करें तो इसका नाम क्या होगा? तो ऑफकोर्स उसमें पहले और दूसरे पे Cl आ रहा है, तो यहाँ पर 1 और दूसरे पे 2। तो 1 और 2 पे 2 क्लोरो आ रहे हैं, 1 और 2 पे 2 क्लोरो, तो इसको लिखा जाएगा 1,2 डाइक्लोरो। 1,2 डाइक्लोरो, क्योंकि पहले और दूसरे पे Cl आ रहा है और क्या बच गया? बेंजीन बच गया। तो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। वैसे ही जो हमारा दूसरा कंपाउंड है उसके अंदर 1, 2, 3 और 4, यानी पहले और चौथे, यानी 1 और 4 पे Cl आ रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसको लिखा जाएगा 1,4 डाइक्लोरो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर 1 और 4 पे 2 क्लोरो आ रहा है, तो 1,4 डाइक्लोरो और क्या बच गया? बेंजीन। तो ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन होगी। सिर्फ आपको इतना पैटर्न यहां पर याद रखना है कि एक बार Cl आ गया ऑर्थो पे और एक बार आ गया पैरा पे। नेक्स्ट हम देखेंगे नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन कैसे करते हैं? तो नाइट्रेशन करने के लिए यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि हम यहां पर ऐड करेंगे कॉन्संट्रेटेड रिएजेंट्स। तो काफी ध्यान से इन केमिकल्स को यहां पर हैंडल करना है। हम यहां पर ऐड करेंगे सबसे पहले कॉन्संट्रेटेड HNO3। क्या ऐड करेंगे? कॉन्संट्रेटेड HNO3। और साथ ही साथ ऐड करेंगे कॉन्संट्रेटेड H2SO4। क्या ऐड करेंगे क्लोरोबेंजीन में? कॉन्संट्रेटेड HNO3 और कॉन्संट्रेटेड
H2SO4। अब यहां पर जो रिएजेंट हमने डाले और उससे जो वहां पर बनेगा इलेक्ट्रोफाइल वो देख लेते हैं। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2+। जो NO2+ है वो यहां पर काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, एक बार आ जाता है ऑर्थो पे और एक बार आ जाता है पैरा पे। तो हम इस NO2 को एक बार लगा देते हैं ऑर्थो पे और एक बार लगा देते हैं पैरा पे, जिससे हमारा वो यहां पर रेडी हो जाएगा। यहां पर आपको ज्यादातर उन मैकेनिज्म्स के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि एग्जाम में इसका मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा। हमें वहां पर डायरेक्टली सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस लिखने को बोलेंगे। और इसमें आपको किसी भी तरह की इंग्लिश यानी थियोरी भी मेंशन नहीं करनी है। सिर्फ आपको जितना डेटा या जितना कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है सिर्फ उतना ही कंटेंट आपको लिखना है। एक्स्ट्रा लिखने का आपको कोई मार्क्स मिलने नहीं वाले। तो यहाँ पर जो NO2 है एक बार आपको लगा देना है ऑर्थो पे और एक बार लगा देना है पैरा पे। तो NO2 एक बार आ गया ऑर्थो पे, NO2 एक बार आ गया पैरा पे। तो बस ये हो गया हमारा आंसर। अब बीच में आएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे ये दो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब बात करते हैं इनके नाम की। अब इसका नाम क्या होगा? तो ऑफकोर्स Cl की ज्यादा इज्जत होती है, Cl की ज्यादा इज्जत होती है। तो Cl को मिलेगा नंबर 1, इसको मिलेगा नंबर 2। तो यहां पर 1 पे आ रहा है क्लोरो, 1 पे आ रहा है क्लोरो, और 2 पे आ रहा है नाइट्रो। 1 पे आ रहा है क्लोरो, 2 पे आ रहा है नाइट्रो, और क्या बच गया? बेंजीन। तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, और क्या बच गया? बेंजीन। वैसे ही दूसरे कंपाउंड में अगर हम नंबरिंग करें तो ये हो गया 1 2 3 और 4। यहां पर 1 क्लोरो आएगा और 4 नाइट्रो आएगा। तो ये हो गया 1 क्लोरो और 4 पे क्या आ रहा है? नाइट्रो, 4 नाइट्रो, और क्या बच गया? बेंजीन। 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, यानी NO2 एक बार आ गया ऑर्थो पे और एक बार आ गया पैरा पे। वैसे ही जो हमारी दूसरी रिएक्शन है वो भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है सल्फोनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में जो हम रिएजेंट डालते हैं वो है कॉन्संट्रेटेड H2SO4, कॉन्संट्रेटेड H2SO4, और वो भी गर्मा गर्म यानी गर्म करके। यानी आपको कॉन्संट्रेटेड H2SO4 डालना है और उसे गर्म कर देना है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो होता है SO3H+। जो SO3H+ होता है वो यहां पर एक्ट करता है एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और आपको पैटर्न तो भी याद रह गया होगा कि इलेक्ट्रोफाइल कहां आता है। तो इलेक्ट्रोफाइल एक बार आ जाता है ऑर्थो पे और एक बार आ जाता है पैरा पे। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को लगा देते हैं एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो ये आ गया एक बार SO3H ऑर्थो पे और एक बार आ गया SO3H पैरा पे। तो ये बस ये बन गया हमारे फाइनल कंपाउंड, और बीच में लगा देते प्लस, क्योंकि दो वैरायटी ऑफ कंपाउंड यहां पर बनते हैं। अब बात करते हैं इसके नाम की। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे Cl को मिलेगा नंबर 1 और बाद में नंबर 2 SO3H को। नहीं, यहां पर आप जिसको देख रहे हो SO3H, उसके हमारे केमिस्ट्री समाज में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा इज्जत है। तो उसको नंबर 2 देना एक पाप है। जो SO3H है उसके केमिस्ट्री समाज में क्या है? बहुत ज्यादा इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है। तो उसको हम नंबर 1 देंगे। SO3H को यहां पर नंबर 1 मिलेगा। हाँ, मुझे पता है चैप्टर हेलोजन का है, लेकिन नहीं, यहां पर SO3H को नंबर 1 मिलेगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। वो जो प्रायोरिटी लिस्ट में काफी ऊपर आता है, मतलब बड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप के साथ उसका उठना बैठना है। तो SO3H को मिलेगा नंबर 1, और यहां पर जो Cl है उसको मिलेगा नंबर 2। अब यहां पर आप पहले तो मेंशन कर दोगे कि 2 क्लोरो आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 क्लोरो। तो आपको पूरा मेंशन करना है यहां पर 2 क्लोरो। तो यहां पर बेंजीन को भी आपको इसके अंदर ही इंक्लूड कर देना है, यानी 2 क्लोरो बेंजीन, 2 क्लोरो बेंजीन। यानी 2 पे क्या आ रहा है? क्लोरीन, और साथ में उसकी बेंजीन भी, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखें तो Cl को पहले लिखेंगे, तो साथ में बेंजीन को भी आपको पहले लिख देना है, यानी 2 क्लोरो बेंजीन। यानी फर्स्ट पे तो SO3H आ रहा है, सेकंड पे खाली Cl नहीं आ रहा है, सेकंड पे तो पूरा Cl भी ले लिया और साथ में उसकी बेंजीन को भी कंसीडर कर दिया, यानी 2 क्लोरो बेंजीन। अब ये जो SO3H है इसका नाम क्या है? क्योंकि हमने अभी तक जो नाम लिखा है उसमें
2 पे आ रहा है क्लोरो, यानी 2 क्लोरो, और साथ में बेंजीन को भी कवर कर दिया, यानी बचा के सिर्फ, तो सिर्फ बचा है SO3H, और SO3H को बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या? सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। सोचिए जो नेक्स्ट कंपाउंड है उसमें नंबरिंग कैसे होगी, तो ऑफकोर्स SO3H को नंबर 1 मिलेगा, ये नंबर 2 होगा, नंबर 3, नंबर 4। अब यहां पर भी पहले क्या आएगा, तो पहले हम SO3H के अलावा जो बाकी कचरा बच गया है पहले वो लिख दे, क्योंकि ऑफकोर्स SO3H के सामने तो सब कचरा ही है। तो बच गए यहां पर 4 क्लोरोबेंजीन, क्या? 4 क्लोरोबेंजीन। और SO3H को क्या लिखते हैं, जैसे हमने मेंशन कर दिया 4 क्लोरोबेंजीन, और SO3H को बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। SO3H को लिखते हैं सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शंस है वो दोनों की दोनों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट। बस एक है फ्रीडल क्राफ्ट का अल्काइलेशन और एक है फ्रीडल क्राफ्ट का असाइलेशन। सबसे पहले देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और एज द नेम सजेस्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन यानी अल्काइल ग्रुप ऐड होगा। अल्काइल ग्रुप माने जैसे मिथाइल, इथाइल, वो सब अल्काइल ग्रुप है, तो उसको ऐड करने की जो रिएक्शन है उसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में जो अल्काइल में यहां पर यूज कर रहा हूं बहुत छोटा ग्रुप है, जैसे कि मिथाइल, तो मैं यहां पर इसमें ऐड करूंगा CH3Cl, CH3Cl, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब आपको एनहाइड्रस का मतलब याद रहे क्या होगा? एनहाइड्रस क्या होता है? एनहाइड्रस यानी सूखा, ड्राई। यहां पर हमें ऐड करना है CH3Cl, क्योंकि हम अल्काइलेशन कर रहे हैं तो अल्काइल ग्रुप तो ऐड करना पड़ेगा, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है पहले वो देखते हैं। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो है CH3 के ऊपर प्लस, CH3 प्लस, ये बनता है यहां पर इलेक्ट्रोफाइल। CH3 प्लस यहां पर क्या बनता है? इलेक्ट्रोफाइल बनता है। और आपको पता होगा इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, जो पैटर्न है, एक बार आ जाएगा ऑर्थो पे और एक बार आ जाएगा पैरा पे। तो हम क्या करेंगे, इस CH3 को लगा देंगे एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो यहां पर CH3 आ गया एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, बस हो गया, आंसर आ गया, कंपाउंड बन गए, बीच में लगा दो प्लस। अब बात करते हैं इसके नाम की। इसका नाम निकालने के लिए आपको फिर से यहां पर प्रायोरिटी रूल जानना पड़ेगा कि Cl और CH3 में ज्यादा इज्जत किसकी होती है, किसकी ज्यादा इज्जत है। तो यहां पर Cl की इज्जत ज्यादा है, तो यहां पर Cl को मिलेगा नंबर 1 और इसको मिलेगा नंबर 2। अब अल्फाबेटिकल के ऑर्डर देखिए, अगर अल्फाबेट में कौन पहले आता है तो उसमें तो ऑफकोर्स हम लोग Cl को पहले लिखना पड़ेगा। क्लोरो का C याद है आपको, मिथाइल का M, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर आएगा 1 क्लोरो। क्या आएगा? 1 क्लोरो। तो लिख देते हैं यहां पर 1 क्लोरो। 2 पे क्या आ रहा है? 2 पे मिथाइल आ रहा है, तो ये आ गया 2 मिथाइल, यानी 1 पे हो गया क्लोरो, 2 पे आ गया मिथाइल, और क्या बच गया? बेंजीन। तो बन गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। उसी तरह उसके बाजू वाले कंपाउंड की बात करें तो उसमें भी Cl को मिलेगा नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो यहां पर भी अगर ध्यान से देखें तो Cl को पहले लिखेंगे, यानी यहां पर आ जाएगा 1 क्लोरो, क्या आ जाएगा? 1 क्लोरो, और 4 पे आ रहा है मिथाइल, यानी 4 मिथाइल, और क्या बच गया? बेंजीन, यानी 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट का लेकिन असाइलेशन। जैसे अभी पढ़ा था फ्रीडल क्राफ्ट का अल्काइलेशन, अब करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट लेकिन कौन सा? असाइलेशन। अब असाइलेशन का मतलब है इसमें जो असाइल ग्रुप है वो ऐड होगा। कौन सा ग्रुप ऐड होगा? असाइल ग्रुप। तो उसके लिए मैं इसमें ऐड करूंगा CH3COCl। क्या ऐड करूंगा? CH3COCl, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब यहां पर उसे क्या होगा? उसे ये होगा कि यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक बार आ जाएगा ऑर्थो पे और एक बार आ जाएगा पैरा पे। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन है? तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बनता है COCH3, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है।
यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल वो कौन है, COCH3। अब ये जो COCH3 है वो एक बार आ जाएगा ऑर्थो पे और एक बार आ जाएगा पैरा पे। तो लिखते हैं COCH3 को एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो यहां पर ऑर्थो पे आ गया COCH3 और यहां पर पैरा पे एक बार आ गया COCH3। अगर हम फिर से ये जो कंपाउंड है उनके नाम निकाले तो इस बार फिर से हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो फिर से हमको जानना पड़ेगा कि किसकी इज्जत ज्यादा, किसकी इज्जत कम। तो यहां पर आपको फिर से पता होना चाहिए कि ये जो COCH3 को आप देख रहे हो ये कोई मामूली फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये जो ग्रुप है इसका भी बैठना बड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप के साथ होता है, तो इसकी भी इज्जत काफी ज्यादा है, यानी COCH3 की इज्जत भी काफी ज्यादा है। तो उसको मिलेगा नंबर 1 और Cl को मिलेगा नंबर 2। तो यहां पर जो क्लोरीन है उसको आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 क्लोरो। क्या हो गया? 2 क्लोरो। अब 2 क्लोरो जब मैंने बोला तो क्या मैंने बेंजीन बोला? नहीं, मैंने बेंजीन को यहां पर कवर नहीं किया। देखिए जैसे मैं बोलता हूं 2 क्लोरो तो मैंने सिर्फ क्लोरो बोला, बेंजीन नहीं बोला है, मतलब अभी भी बेंजीन बाकी है। मैंने सिर्फ अभी तक क्लोरीन को ही मेंशन किया है। अब क्लोरीन के बाद मेंशन करने के बाद कौन बच गया? एक तो बेंजीन बच गई और बेंजीन के ऊपर कौन बच गया? बेंजीन के ऊपर बच गया COCH3 और बेंजीन के ऊपर COCH3 को पूरा बोलते हैं एसीटोफिनॉन। बेंजीन के ऊपर COCH3 यानी एसीटोफिनॉन। देखिए इतना क्लियर रखिए कि बेंजीन के ऊपर COCH3 अगर आ गया तो उसे कहेंगे एसीटोफिनॉन। तो यहां पर आपने जब 2 क्लोरो लिखा तो बेंजीन को इसमें आपने कंसीडर नहीं किया, बेंजीन को आपको कंसीडर करना है COCH3 के साथ, यानी उसको लिखेंगे एसीटोफिनॉन। क्या लिखेंगे? एसीटोफिनॉन। अब यहाँ पर डाउट मत पूछना सर ये कैसे हो गया, इसमें तो आपने बेंजीन लिखा ही नहीं। देखिए जैसे आपने एसीटोफिनॉन बोला ना तो एसीटोफिनॉन में बेंजीन भी आ गया और उसके ऊपर का COCH3 भी आ गया। वैसे ही इसके बाजू वाले कंपाउंड में अगर हम जाएंगे तो वहां पर भी फिर से हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसको मिलेगा नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। अब यहाँ पर भी सेम चीज है कि क्लोरीन को पहले लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 4 क्लोरो, ये क्या हो गया? 4 क्लोरो हो गया। अब 4 क्लोरो मेंशन करने के बाद यहां पर क्या क्या बच गया वो देख लेते हैं। तो ये तो मैंने लिख दिया 4 क्लोरो हो गया। अब यहां पर क्या बच गया? तो बेंजीन के ऊपर बच गया COCH3। बेंजीन के ऊपर क्या बच गया? COCH3। उसे क्या लिखते हैं? तो उसे लिखते हैं एसीटोफिनॉन। तो यहां पर आ गया एसीटोफिनॉन। और यहां पर कंप्लीट हुआ हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, जैसे कि वुड्स रिएक्शन। अब ये जो वुड्स रिएक्शन है ये भी आपने क्लास 11 में पढ़ा है, इसको भी हमें फिर से यहां पर डिस्कस करना है। फिर फिटिक रिएक्शन पढ़ना है और फिर दोनों को मिलाकर वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये तीनों की तीनों नेम रिएक्शन है, यानी इनके एग्जाम में आने का चांस काफी ज्यादा है। वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब जैसे कि एक नेम रिएक्शन है तो इसमें रिएक्शन के साथ साथ आपको इस रिएक्शन की थ्योरी भी बना के लिखनी पड़ेगी। जैसे कि हमारा पैटर्न है कि हम रिएक्शन को देख कर क्या करते हैं, उसकी थ्योरी को बनाते हैं। तो पहले हम रिएक्शन समझेंगे और उससे थ्योरी कैसे बनाते हैं वो भी दोबारा एक और बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन से। वुड्स रिएक्शन में हमें लेना है RX यानी अल्काइल हैलाइड। RX यानी अल्काइल हैलाइड। उसकी हमें रिएक्शन करानी Na के साथ, Na यानी सोडियम, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहां पर क्या होगा कि वुड्स रिएक्शन में कार्बन डबल हो जाते हैं। कार्बन क्या हो जाता है? डबल। यानी अभी आपको R दिख रहा होगा यहां पर R। ये जो R है उसमें जितने भी कार्बन है वो प्रोडक्ट साइड में क्या हो जाएंगे? डबल। यानी R बन जाएगा RR, R बन जाएगा RR। और जो Na है वो X को लेके भाग जाएगा। R बन गया RR और Na X को लेके भाग गया। अब यहां पर आप सोचोगे सर तो 2 R है, लेकिन यहां पर तो एक ही R है। कोई बात नहीं, बैलेंस कर दो, यहां पर 2 लगा दो।
अब इसकी वजह से x 2 हो गए, x कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहां पर 2 लगा दो। अब Na 2 हो गए, तो यहां पर 2 लगा दो, हो गया, रिएक्शन बैलेंस होगी। अब इस रिएक्शन को देखकर आपको इसकी थ्योरी बनानी है। तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म आर आर, आर आर को बोलते हैं अल्किन। ऑफकोर्स अल्किन ही बनेगा इस चैप्टर में मोस्टली। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। आपको बाय प्रोडक्ट को यहां पर मेंशन नहीं करना है। तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म अल्किन, और दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास फिटिक रिएक्शन है। क्या है? फिटिक रिएक्शन। अब यहां पर आपके पास मैं आपको एक ट्रिक देता हूं जिससे आपको ना वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन दोनों एक साथ याद रह जाएगी। अब ट्रिक ये है कि वुड्स रिएक्शन में आप जो आर यूज करते थे स्टार्टिंग में, जो ये आर यूज करते थे, बस इसकी जगह एक बेंजीन लगा दो। बस जहां पर आपने वुड्स में आर यूज किया था, बस उसकी जगह आप क्या लगा दो, बेंजीन, और पूरी रिएक्शन सेम टू सेम छाप दो। अभी याद कैसे रहेगा सर, फिटिक के अंदर बेंजीन यूज करनी है। देखिए एज द नेम सजेस्ट, इसका नाम आप देखो, इसका नाम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं फिट, फिटिक यानी फिट। तो फिट किसको करते हो? बेंजीन का रिंग को फिट करते हो ना। ऑफकोर्स रिंग फिट होती है, हाँ अभी टाइम है मुझे पता है, लेकिन रिंग क्या होता है? फिट होती है। तो रिंग कौन से रिंग? तो याद रखो बेंजीन की रिंग। तो बेंजीन की रिंग फिट होगी, यानी फिटिंग में आप बेंजीन की रिंग का यहां पर यूज करोगे। यानी जहां पर वुड्स में आर था, जहां पर अगर आप देखोगे वुड्स में आर था, ऑफकोर्स देखो वुड्स में यहां पर भी आर है, हाँ लेकिन उसका यहां पर कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन जैसे वुड्स में हम आर यूज करते हैं, जैसे हम वुड्स में आर यूज करते हैं, वैसे ही आपको फिटिंग में बेंजीन फिट करनी है, बेंजीन की रिंग फिट करनी है। तो जहां पर आर लिखा था वहां हम लिखेंगे बेंजीन, और सेम टू सेम रिएक्शन छाप देंगे। तो जैसे आर के पास एक्स था, तो यहां पर हमारे पास फिटिंग में बेंजीन के ऊपर एक्स आएगा, बेंजीन के ऊपर एक्स, यानी अराइल हैलाइड। उसकी हमको सेम किससे रिएक्शन करानी है? सोडियम के साथ। सेम किसके प्रेजेंस में? तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। देखिए छाप के लिख रहे कितनी अच्छी रेटिंग आ रही है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ऊपर आर बन गया था आर आर, यानी जो कार्बन थे वो डबल हो गए थे, आर बन गया था आर आर। वैसे ही फिटिक में जो बेंजीन है वो बन जाएगा बेंजीन बेंजीन, ऊपर वाले में आर डबल हो गया था, तो वैसे ही फिटिक में जो बेंजीन है वो भी डबल हो जाएगा। अब आप बेंजीन को डबल लिखोगे तो मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूं, कैसा लगता है आप खुद बताइएगा कि बेंजीन को डबल करते। चलिए, तो ये बेंजीन है, अब इसको डबल करना है। अब डबल करने में क्या होगा कि आपको यहां पर फिर से एक बेंजीन लगानी पड़ेगी, तभी ये डबल होगा, क्योंकि उसका ऊपर का बॉन्ड खाली है ना, क्योंकि बॉन्ड यहां से टूट रहा है, ऊपर से टूट रहा है, तो फिर से यहां पर आप लगाओगे बेंजीन, तो बहुत गंदा लगेगा आपको। ऊपर का थियरी भी इसमें कवर हो जाएगा, और मुझे लगता है सप्लीमेंट्री से भी बाहर चला जाएगा ऐसे लिखोगे तो आप। तो आपको ऐसे ही लिखना है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा। इसको बस थोड़ा सा घुमा दीजिए, तो आपको इस कंपाउंड को इस तरह नहीं लिखना है। लिखना तो ये सेम कंपाउंड है, बेंजीन को डबल ही करना है, बस थोड़ा टेढ़ा लिखिए। आप सीधा लिखोगे तो बहुत ज्यादा ऊपर और नीचे जो जगह है उसे ऑक्यूपाई करेगा, तो उसको आप टेढ़ा लिखिए। टेढ़ा लिखना है यानी उसको आप साइड बाई साइड लिखिए ऐसे। देखिए इसका मतलब यहां पर भी सेम ही होता है, जैसे बेंजीन है तो यहां पर लगा दो एक और बेंजीन, तो ये बन गया बेंजीन बेंजीन। जैसे आर बन गया था आर आर, यहां बेंजीन बन गया बेंजीन बेंजीन। और कौन किसको लेके भाग जाएगा? तो Na एक्स को लेके भाग जाएगा और बन जाएगा Na एक्स। अब फिर से यहां पर इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहां पर दो बेंजीन है और यहां पर एक ही बेंजीन है, तो यहां पर दो लगा दो। अब यहां पर एक्स दो हो गए, तो यहां पर दो लगा दो। अब यहां पर Na दो हो गए, तो यहां दो लगा दो ना, जगह छोड़ी तो है। और ऐसे बना हमारा कंपाउंड। अब इसी रिएक्शन को हमें थियोरी में लिखना है, तो थियोरी में मैच करते एक बार। ये रहा अराइल हैलाइड। तो अराइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म डाइफिनाइल। ये जो कंपाउंड है उसे डाइफिनाइल कहा जाता है, क्योंकि यहां पर C6H5 दो बार है। C6H5 कितनी बार है? दो बार है, और दो बार इसलिए इसको लिखते हैं डाइफिनाइल, और कभी कभी इसको बाइफिनाइल भी कहते हैं। देखिए डाइफिनाइल बाइफिनाइल दोनों एक ही होता है। और दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट हमें पूछा है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वाओ, वुड्स बी और फिटिक बी, वुड्स बी और फिटिक बी। अब देखिए
कैसे करते हैं इसको? तो वुड्स में आर आता है, वुड्स में आर आता है, यानी हमको आर एक्स यूज करना है। फिटिक का फिट यानी क्या फिट करते हैं? बेंजीन के रिंग, यानी हमको बेंजीन के ऊपर एक्स भी यहां पर यूज करना है। अच्छा, तो इसमें वुड्स भी करना है और फिटिक भी करना है। वुड्स में हमको आर एक्स यूज करते थे, तो यहां पर फिर से हम आर एक्स यूज करेंगे। फिटिक में हम बेंजीन एक्स यूज करते थे, तो फिर से हम यहां पर बेंजीन एक्स का यूज करेंगे। अब यहां पर वुड्स के लिए हम लिख देते हैं आर एक्स, वुड्स रिएक्शन है ना, तो लिख दिया आर एक्स। फिटिक के लिए हम लिखेंगे बेंजीन के ऊपर एक्स, बेंजीन के ऊपर क्या आ गया? एक्स आ गया। अब इसकी जो रिएक्शन है ऑफ कोर्स किसके प्रेजेंस में होती थी या किसके साथ होती थी? तो इसकी जो रिएक्शन है वो होती है सोडियम के साथ। और किसके प्रेजेंस में होती है? तो वो होती है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो यहां पर जो बेंजीन है उसके ऊपर आर आ जाएगा, यानी ये रहा बेंजीन, उसके ऊपर क्या आ जाएगा? आर, क्योंकि यहां पर वुड्स और फिटिक का मिलन होगा, यानी वुड्स और फिटिक दोनों मिल गए, तो वुड्स का जो आर है वो ऊपर आ गया और फिटिक का जो बेंजीन है वो नीचे आ गया, तो बन गया बेंजीन के ऊपर आर। और ऑफ कोर्स कौन किसको लेके भाग जाएगा? तो Na को लेके भाग जाएगा। अब यहां पर सबको डाउट आता है स्टूडेंट्स को कि सर इस रिएक्शंस को जनरली बैलेंस क्यों नहीं करते? जैसे आप इसको बैलेंस करने जाओगे और बाकी जगह कंपेयर करोगे कोई भी रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक में, तो वो लोग इसे बैलेंस नहीं करते। लेकिन जब आप अटेम्प्ट करने जाते हो और आंसर चेक करते हो तो उन्होंने बैलेंस किया ही नहीं है। जबकि वुड्स को बैलेंस करते हैं, फिटिक को भी बैलेंस करते हैं, लेकिन वुड्स फिटिक को बैलेंस नहीं करते। देखिए उसका जो रीजन है वो एक ही है कि यहां पर आपको एक्स दिख रहा है और एक एक्स ये रहा, यानी एक जो एक्स है वो वुड्स के पास है और एक जो एक्स है वो फिटिक के पास है। अब यहां पर एक डाउट है कि यहां पर जो आंसर बन रहा है, जैसे NaX बन रहा है, उस NaX में जो एक्स है क्या वो RX का एक्स है या वो बेंजीन एक्स का एक्स है? ये कौन सा एक्स है? ये कहां से आया है? क्या ये RX का एक्स है कि बेंजीन के ऊपर जो एक्स है वो यहां लिखा है? वो यहां तक अभी तक क्लियर नहीं है। यानी ये जो रिएक्शन है उसमें आपको बैलेंस नहीं करना है। वुड्स फिटिंग में आपको डायरेक्ट जो अभी तक रिएक्शन की है बस उसी रिएक्शन को आपको लिखना है, बैलेंस नहीं करना है, क्योंकि हमने मेंशन नहीं किया है कि दोनों हाइड्रोजन अलग अलग है कि सेम है। जो आर के पास एक्स है और जो बेंजीन के पास एक्स है, अभी तक हमने क्लियर नहीं किया है कि दोनों सेम है कि अलग अलग है। तो हम मेंशन नहीं कर सकते यहां पर कि जो NaX बना है वो एक बार बनेगा या दो बार बनेगा, जैसे NaCl भी बनेगा, क्या पता NaBr बने, तो हमें यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो हम इसे बैलेंस नहीं करेंगे। बस इसकी जो थियरी है वो रिएक्शन को देख के लिख देंगे कि जैसे RX, अब RX यानी कौन हुआ? अल्काइल हैलाइड, यहां लिखेंगे अल्काइल हैलाइड, क्या लिखेंगे? अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म अल्काइल बेंजीन। ये रहा अल्काइल बेंजीन, जैसे बोलते हैं ना मिथाइल बेंजीन बोलते हैं हम लोग, वैसे अल्काइल बेंजीन। और दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स फिटिक रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स फिटिक रिएक्शन।